दोस्तों, अपराधी जब कोई भी अपराध करने जाता है तो वह गलती ना कोई ज़रूर छोड़ जाता है और यही गलती जो होता है पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा सबूत बन के आ ही जाता है, जिसकी वजह से हमेशा के लिए अपराधी पुलिस कतरे चढ़ता है। और लेकिन जब चढ़ता है तो वह नहीं सोच पाता कि आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी। दोस्तों, आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक अपराधी अपराध तो करता है लेकिन तौर तरीके से करता है। ठीक 25वें दिन बाद जो होता है अपराधी पुलिस के हथकंडे जब चढ़ता है तो पुलिस सबके सामने ऐसी सच्चाई निकाल के लाती है, इससे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज का काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना बिहार प्रदेश और उसी में ही बेगूसराय एक जाना माना अब जिला पड़ता है, और उसी में ही लोहिया नगर थाना भी पड़ता है, और उसी में ही आनंदपुर एक जाना माना मोहल्ला पड़ता है। वहीं के रहने वाले उमा शंकर प्रसाद होते हैं। उनकी पत्नी होती है सुनीता देवी, लेकिन उनके टोटल 6 बच्चे होते हैं। लेकिन उनके घर में उनकी अपनी सबसे बड़ी बेटी होती है अब नेहा सिंह, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होता है। नेहा ऑलरेडी शादीशुदा होती है, लेकिन वहीं पास एक ज्वेलरी शोरूम होता है, उसी में जाकर अब सेल्स गर्ल की नौकरी करती है, जिसकी वजह से नेहा अपने परिवार में पल रहे अपने एक छोटे भाई पवन और एक छोटी बहन अर्पिता की तौर तरीके से देखभाल भी करती है। लेकिन उसकी जो अपनी मझली बहन होती है मौके पर अब इधर निशा अपने ससुराल में तौर तरीके से खुशमय तरीके से अब जीवन बिताती है। लेकिन खूबसूरत तरीके से अब नेहा का जो परिवार होता चलता भी है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर, अब जैसे ही 11 जून का ही रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर जो होता है खुद अब नेहा की जो अपनी माँ होती है सुनीता सोचने लग जाती है कि अभी तक नेहा लौटी नहीं है, और पवन के पास जाती है, कहने लग जाती है कि बेटा एक बार नेहा के मोबाइल पर कॉल कर लो। आखिर इतना टाइम तो नेहा लगाती नहीं थी, आज इतना टाइम उसको कैसे लग रहा है। और पवन जब यह बात सुनते अपनी माँ से कहने लग जाता कि माँ जी आपको तो अपनी बेटी की बड़ी याद आती, हमारी तो इतनी याद नहीं आती है, आखिर आप भी तो हमें अपना बेटा मानते हैं। तो यह बात जब सुनती कहने लग जाती कि बेटा इस वक्त तुम इस तरह की बात मत करो, क्योंकि हमें अपनी बेटी के ना आने के इंतज़ार में कुछ ना कुछ अनहोनी तो दिख रही है। बार बार सुनीता का चेहरा जाकर अब वहीं घड़ी पट्टी जाता, बार बार देखती तो टाइम बड़ी जल्दी भाग रहा, नेहा भी नहीं आई और यहाँ तक 11:30 बज जाता है। और जब नहीं आती सुनीता उसी समय अपने बेटे पवन को बुलाती, करने लग जाती है कि बेटा कॉल करो, देखो कहाँ रह गई। अब पवन कॉल करता मोबाइल तो बंद बता देता है, इधर नेहा का चौंक से जाती है, और उधर बगल में खड़ी सुनीता भी चौंक से जाती है। और तुरंत सुनीता जो थी बेटे से कहती है कि अब मैनेजर के पास कॉल करो। अब मैनेजर के पास तो कॉल करता है पवन, पता चलता है मैनेजर यही जवाब देता है कि अभी जो होता है लगभग 1 घंटे पहले तुम्हारी तो बहन स्कूटी लेकर यहाँ से निकल गई है। और यह बात जब सुनता है पवन और बगल में खड़ी सुनीता चौंक जाते कि आखिर अभी तक ना हमारी बेटी पहुँची, और पवन सोचता ना हमारी बहन पहुँची। लोग क्या सोचेंगे कहाँ रह सकती है। लेकिन इधर जो होता है दोनों मिलकर तरह की बातें करते 12 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। तो पवन जो होता है अपनी बाइक उठाता और लेकर निकल जाता, लेकिन जैसे ही 200 मीटर दूर पहुंचता है तो अपनी टार्च जलाते हुए जैसे साइड में सड़क किनारे मारता है कि स्कूटी दिखता हुआ भी गिरी हुई, और करीब पहुँचता है और पहुँचते स्कूटी को उठाता, उसके नीचे उसकी अपनी जो बड़ी बहन होती है नेहा खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। आनंद फानन में वहाँ काफ़ी लोग चीख की आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि रात का सन्नाटा होता है, जिसकी वजह से इकट्ठा होते ही तुरंत जो होता है नेहा को अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में लेकर इलाज हेतु पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब देखते हैं तो पहुंचते ही मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन इसकी जो सूचना होता है वहां के व्यक्तियों के द्वारा अब नज़दीकी थाने में दिया जाता है। वहां के थाना प्रभारी और बड़े अधिकारी खबर पाते हैं, तुरंत अस्पताल पहुँचते हैं और डेड बॉडी के करीब जाते देखते हैं कि नेहा के शरीर पर काफ़ी सारी अब गोलियाँ दागी गई होती है, जिसकी वजह से नेहा की मौत उसी वक्त लग रहा हो चुका होता है। लेकिन कपड़े जो होते पूरी तरह से जहाँ पर गोलियां दागे गए तो वहाँ तो जले हुए होते हैं।
पुलिस की टीम घटनास्थल निरीक्षण करने के लिए एक टीम लेती है, दोबारा घटना पर पहुंच जाती है। रात का 2 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। अब वहां पुलिस जो होती है अपने हिसाब से मिट्टी की जांच पड़ताल करके पता चलता है मिट्टी जो होता है घटनास्थल का पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम जो होती है स्कूटी को देखती है, पूरी तरह से वह भी खून से लथपथ में होता है। पुलिस की टीम स्कूटी और साथ में वहाँ मिट्टी को अपने कब्जे में फोरेंसिक टीम के द्वारा लेती है और लेने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल को छोड़कर अब थाने लौट आती है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है पुलिस की टीम सुनीता के पास पहुंचती है और कहने लग जाती है कि आखिर आपकी बेटी सुनीता के साथ इस तरह की मामले को कौन कर सकता है। लेकिन उधर सुनीता कह जाती है कि साहब हमें नहीं पता कि हमारी बेटी नेहा का किसी से क्या दुश्मनी थी। और पुलिस की जो टीम होती है नेहा का मोबाइल नंबर लेती है और CDR डिटेल निकाल लेती है और CDR डिटेल के द्वारा पता चलता है कि नेहा के मोबाइल में कई सारे नंबरें होते हैं। लेकिन जब पुलिस की टीम उनके बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है कि नेहा एक शोरूम में रह रही शख्स गर्ल होती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा पहचान काफ़ी बड़े ग्राहकों से होता है, क्योंकि नेहा भी अपने मोबाइल में काफ़ी सारे बड़े ग्राहकों का नंबर सेव करती थी ताकि वो अपनी मीठी मीठी बातों में लुभावन देकर काफ़ी सारे ज्वेलरी बिकवा सके। पुलिस की टीम के हाथ भी तब तक कोई सुराग नहीं लगता है। लेकिन पुलिस की टीम को इस घटना की जांच पड़ताल करते करते पूरा का पूरा 10 दिन का वक्त निकल जाता है, लेकिन तब भी कुछ अता नहीं पता चलता है। लेकिन पुलिस की टीम जब काफ़ी ध्यान से इस घटना के बारे में तह तक सच्चाई जानने के लिए लगती तभी पुलिस को एक शंका हो जाता है कि आखिर जो होता है इतने बीच अब नेहा का अपने घर में जो अपनी छोटी बहन होती है निशा का ही अपना देवर मुकुंद बार बार थाने में यह कहकर क्यों चला जाता है कि आखिर नेहा की हत्या के बाद कुछ पता चला। पुलिस को जब यही शंका होता और बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जानना चाहते थे कि आखिर जो होता है इनके घर में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रहा है। इसीलिए पुलिस की टीम मुखबिरों की व्यवस्था करती है और मुखबिरों के द्वारा पता चल जाता है कि हाँ घटना से मात्र 1 महीने पहले जो होता है नेहा ने ही कुछ गुंडों की व्यवस्था कर मुकुंद की पिटवाई करवाई थी। और पुलिस की टीम जब कार जाती पता चलता कि हाँ मुकुंद का जो रिश्ता होता नेहा की अपनी छोटी बहन अर्पिता से था और नेहा बार बार अर्पिता के लिए शादी का दबाव जो होता मुकुंद पर बनाती है, जिसकी वजह से झगड़े तकरार हुए हैं। पुलिस की टीम सारा माजरा समझ जाती है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता इस घटना में कितनी सच्चाई है। लेकिन तभी घटना से मात्र 25 दिन बाद जो होता है मुकुंद थाने में तो पहुँचता है, लड़खड़ाते हुए पहुँचता है और कहने लग जाता है कि साहब जी कहीं नेहा के बारे में कोई रहस्य तो आपके सामने आया तो नहीं, हत्यारा कहाँ पर है। लेकिन यह बात जैसे मुकुंद करता है तो इंस्पेक्टर साहब कहने लग जाते हैं हत्यारा तो हमारे सामने खड़ा हुआ। मुकुंद जैसे यह बात सुनता है ये एकदम उछल पड़ता है, कहने लग जाता क्या। वहीं पर थाना इंस्पेक्टर कह देते कि क्या हमारे सामने तो है, हमारे सामने खड़ा हुआ है, अब क्या कहना है। लेकिन यह बात जब सुनता मुकुंद के होश हवास वहीं खो बैठते हैं। पुलिस की टीम अपना मनोवैज्ञानिक तरीका अपना लेती है। अपनाते ही पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता, कहने लग जाता क्या करे साहब हमारी अपनी मजबूरी थी, हमारी अपनी भाभी पूरी तरह से अपनी सौतन की ज़िंदगी की दाग की वजह से हाय बैठी हुई थी और वह भी हमारे साथ मिलकर अपनी बहन को ठिकाने लगाई है। और पुलिस की टीम जैसी खबर पाती है और पाने के बाद एक टीम को लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब निशा के ही अपने ससुराल मोहम्मदपुर गौतम पहुंच जाती है। वहीं से निशा को कस्टडी में लेती है और निशा थाने में पहुंचती है। अपनी बहन अब थाने में पहुंची अपने ही देवर मुकुंद को देखती सारा माजरा समझ जाती है। बिना किसी टाइम के अपनी बहन नेहा की हत्या के जुर्म में कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई अब रखते हैं इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा हिल सा जाता है। असल में नेहा की जो शादी होती है तौर तरीके से अब इधर उमा शंकर सिंह कर देते हैं। नेहा अपने ससुराल में तो जाती है लेकिन ससुराल में जो होता है लगभग तौर तरीके से तो रहती है। लेकिन 1 साल बाद नेहा एक बेटे को जन्म देती है। अब अपने पति अब इधर रिंकू के साथ तौर तरीके से रहती है जो लखीसराय की रहने वाली होती है। और जब रहती है तौर तरीके से अपने पति के साथ खुद तरह ज़िंदगी तो बिताती है। लेकिन 2 साल के अंदर ऐसे झगड़ तकार होते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए अपने पति और अपने बेटे को अपने साथ लेती है और छोड़ के चली जाती है। लेकिन यहाँ पर रहते हुए अब निशा की शादी की तैयारी भी होने लग जाती है। और निशा की जो शादी होता है अब इधर जाकर उमाशंकर प्रसाद जाकर सीधा मोहम्मदपुर गौतम का रहने वाला श्याम सिंह के साथ कर देते हैं और वहाँ पर जाकर शादी के तहत रहना तो शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता खुद अब नेहा अपनी ज़िंदगी संवारने में लगी पड़ी होती है। तभी पास ज्वेलरी शोरूम होता है, उसी शोरूम में जाकर नेहा सिंह नौकरी करती है, जिसकी वजह से अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाना शुरू कर देती है। पैसे की कोई कमी भी अब नेहा को महसूस होता सिर्फ एक मर्द की, और उसी ज़रूरत को पूरा करने की उसकी जो नज़र होता है अपनी ही छोटी बहन के पति पर चला जाता है। और जाने की वजह से जब भी कभी इधर अब श्याम अपने ससुराल पहुँचता मीठी मीठी बात करती और इधर बहनोई होने के नाते हंसी टुटले पड़ते हैं। हंसी टुटले समझ कर अब दोनों
काफ़ी हद पार करने की तैयारी भी कर लेते हैं। और श्याम सिंह समझ जाता है कि नेहा की चाहत कहाँ तक है, क्योंकि मजबूरी को पहले से जानता था और मजबूरी का फ़ायदा श्याम उठाना शुरू कर देता है, हद गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी कभी अपने ससुराल पहुँचता है तो इधर खुद महंगे महंगे तोहफे लेकर अपनी साली के लिए आता है और नेहा सब देखकर काफ़ी ज़्यादा मोहित होता है और दोनों के बीच बड़ी जल्दी प्रेम प्रसंग चलता है। और नेहा जब पहली बार अपने ही बेडरूम में लेकर श्याम को पहुंचती है तो काफ़ी सारे सवालों के तहत जो होता है नेहा इधर जाकर श्याम के साथ संबंध बना लेती है। लेकिन पहली बार संबंध का जब वास्ता होता है, एहसास हो जाता है कि हमें पति का कमी नहीं महसूस हो जाने वाला है, जिसकी वजह से आए दिन अब संबंध बनता है। यह सिलसिला चलते चलते कई सालों का वक्त बीत जाता है, लेकिन इन संबंधों का खबर जाकर निशा को लगता है और निशा जो होती है अपनी बहन से झगड़ा तगड़ा अपने पति से शुरू कर देती है और बार बार अब नेहा जिद करती है कि हमें शादी करना है तो सिर्फ श्याम से करना है, जिसकी वजह से निशा पूरी तरह से हताश हो जाती है। वह नहीं समझ पाती कि हमारी बहन हमारी सौतन बनने के लिए क्यों अड़ंगा बनाए बैठी हुई है। वह सोच लेती है इससे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ निशा का अपना देवर जो होता है मुकुंद का भी अपने ही ससुराल काफ़ी आना जाना हो जाता है। इसी बीच अब मुकुंद का जो होता है अर्पिता से काफ़ी लगाव हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेम संबंध चालू हो जाता है। लेकिन अर्पिता जो थी अपने मोबाइल में कभी कभी आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया करती थी। लेकिन घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है नेहा अपने घर में तो होती है और जब होती है तो उसी वक्त जो होता है कॉल करती है तो पता चलता है मोबाइल का जो बैटरी है नेहा का बैठ चुका है और नेहा अपनी बहन का मोबाइल अर्पिता का मांग लेती है और जैसे ही कॉल लगाती तो कॉल लग जाता है, सीधा का सीधा श्याम के पास बात कर लेती है। लेकिन कुछ घंटे बाद जो होता है अब इधर अर्पिता का मोबाइल लेती है और गैलरी देखना शुरू कर देती है तो उसमें काफ़ी सारे आपत्तिजनक वीडियो और मुकुंद और इधर अर्पिता का पड़ा होता है। देख कर काफ़ी सारे शंकाएँ मन में जन्म ले लेती है, अपनी बहन को बुलाती है, कहने लग जाती कि सच्चाई कितनी है। अब इधर अर्पिता जब पहुंचती करने लग जाती कि हमारे संबंध मुकुंद से हैं, लेकिन शादी की जब बात करते बार बार टाल देता है। और नेहा यह बात सुनती करने लग जाती कि तुम्हारी जो शादी है मुकुंद से करवा के रहेंगे। और उसी वक्त फ़ोन निकालती मुकुंद के पास लगाती है। मुकुंद जो होता है अब शादी के लिए इनकार कर जाता है और वहीं पर अब इधर नेहा शादी के दबाव मारते हुए वही फ़ोटो और वीडियो भेजने के लिए अब हताश वाली शुरू कर देती है और धमकाना जब शुरू कर देती है तो इधर जो होता पूरी तरह से अब मुकुंद हताश हो जाता है। और लेकिन इधर एक दिन जो होता है खुद मुकुंद और नेहा के बीच इस तरह झगड़ा तकरार होते हैं। नेहा एक कुछ अपराधी की व्यवस्था करती है, बाजार में भेजती है और मुकुंद का पिटवाई करवा देती है और मुकुंद उसी वक्त से बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है और इसकी जानकारी अपनी भाभी निशा को दे देता है और देवर और भाभी दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला जो होता है अपनी बहन और अपनी ही साली को हटाने का रास्ता निकाल बैठते हैं। और इधर मुकुंद का अपना करीबी दोस्त होता है मुकेश, उसको भी अपने शामिल कर लेता है अपने प्लान में। कुछ पैसे का लालच देकर तीनों खतरनाक प्लान बनाने के लग जाते हैं। और तभी जैसे ही अब 11 जून साल 2022 का अब रात का 9:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो निशा अपनी बड़ी बहन के पास कॉल कर लेती है तो पता चलता कि निशा अभी ठीक जो होता है शोरूम से आधे घंटे बाद निकलने वाली है। तो इसकी जानकारी मुकुंद को दे देती है और मुकुंद खबर पाता मुकेश को लेता बाइक लेकर निकल जाता है। और जैसे निकलता है तो ठीक जो होता है अब आनंदपुर का जो खड़ंजा पड़ता है वहीं जाकर एक गन्ने के खेत में छुप जाता है। और छुपते हुए कुछ मिनट बीतते हैं तभी जो होता है स्कूटी का जो आवाज़ होता है वह जाकर मुकुंद और मुकेश के कान में पहुंच जाता, समझ जाते। बाहर निकलते कि सही में स्कूटी दिखता है और जैसे स्कूटी लिए जो होता है इधर नेहा आगे बढ़ती तो पीछे पीछे पड़ जाते, आगे जाकर रास्ता रोक लेते हैं और ऐसा लगता है कि नेहा को हमारे किसी ने रास्ते में छेड़छाड़ी कर ली है। वह उड़ती है, उठने के बाद जो होता है मुकुंद से झगड़ा तगड़ा शुरू कर, लेकिन मुकुंद बगल में खड़ा वो मुकेश के सहारा मारता है। मुकेश अपने जेब से पिस्तौल निकालता और नेहा के ऊपर एक के बाद एक वार कर देता है, जिसकी वजह से नेहा हमेशा हमेशा के लिए मौत के दिन में सो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों अब पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है इससे ज़्यादा पुलिस की टीम मुकेश और साथ में निशा और इधर मुकुंद को अपने कब्जे में लेती है, ले जाकर कोर्ट में डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अब जय हिंद जय भारत।